व्यूवर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पति को कतर से आए कई महीने हो गए थे। उनके सामान में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी थीं जिन्हें मैंने खोलकर नहीं देखा था। फिर उन्होंने खुद ही अपना सामान बाहर निकालकर अलमारी में सेट करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ चीज़ें अपनी नंदों को भी दे दी थी जो शादीशुदा थीं। बाकी उनके बच्चे वगैरह के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दिन मैं बैठी यही सोच रही थी कि अनूप को कतर से आए तो सभी के लिए कुछ न कुछ लाए, जबकि मेरे लिए उन्होंने सोने की एक अंगूठी तक नहीं लाई। इस बात का मुझे बहुत दुख था। मेरे दिल को यही गम खाए जा रहा था। फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अनूप के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे उनकी दवाइयों वाले डब्बे से कुछ पीले रंग की एक पैकेट मिला। उस डिब्बे के ऊपर एक लड़की की फोटो बनी हुई थी। फोटो कुछ ऐसी थी, उससे साफ पता होता था कि उस डिब्बे में जो दवाई है वह मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए है। मुझे कुछ शक हुआ। फिर मैंने सोचा शायद मम्मी जी के लिए लाए हों। मैंने मम्मी जी को ये डब्बा दिखाया तो कहने लगी, बेटी मैं इस बुढ़ापे में ऐसी दवा खाकर क्या करूँगी। ये तो लगता है कि खूबसूरती बढ़ाने की कोई दवाई है, शायद के चेहरे पर लगाने की होती होगी। तुम इसे लगाकर देखो। मम्मी जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई कि शायद अनूप मेरे लिए भी कुछ लाए हों और इस दवा के इस्तेमाल से मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाए। शाम को मैं ये बात भूल गई। अगले दिन मेरे पति को घर से चले जाने के बाद मैंने फिर से वह डिब्बा देखा तो उस डिब्बे में से कुछ दवाइयाँ कम हो गई थीं। मैंने सोचा कि अगर मेरे लिए लाए हैं तो यकीनन मुझे ही इस्तेमाल करने के लिए देते। वैसे ही परेशान हो रही थी, उनसे पूछकर अपना दिल जलाने वाली बात से मैंने उस डब्बे को वहीं पर रख दिया। मगर कहते हैं कि इंसान के दिल में जब कोई परेशानी होती है तो वह किसी ना किसी से ज़रूर कहता है। हमारे घर में भी एक काम वाली आती थी जिसका नाम कविता था। बूढ़ी नहीं थी और ना अनपढ़ थी, बल्कि जवान और पढ़ी लिखी। उससे बात करके अच्छा लगता था। उसने ग्रेजुएशन की होगी, इसी वजह से मैं उससे खूब बातचीत कर लिया करती थी। ये भी मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करती थी और मुझे अच्छी राय भी दिया करती थी। बड़े बड़े बंगलों में काम करा करती थी। बड़ी बड़ी मैडमों के यहाँ इसका आना जाना था। मुझे भी अच्छी खासी उससे जानकारी मिल जाती थी। उस दिन भी कविता आई तो मैंने अपने आप बीती उसके सामने ले बैठी। कविता, मेरी बात तो सुनो। मेरा पति कतर से मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। तुम ही कहो उसकी क्या वजह हो सकती है। मैंने हमेशा की तरह कविता से राय मांगी। उसने भी अपनी समझ से अपनी राय देते हुए कहा, मुझे लगता है दीदी कि ये दवा साहब किसी दूसरी औरत के लिए लाए हों। अगर ये औरतों के इस्तेमाल की दवा है, आपको नहीं दी थी, मम्मी जी को भी नहीं दी, तो यकीनन किसी दूसरी औरत के लिए लाए होंगे और वह औरत उनकी दूसरी पत्नी भी हो सकती है। कविता के इतने तेज तीखे तजुर्बे ने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। कविता, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा पति दूसरी शादी क्यों करेगा? देख नहीं रही हो हमारे घर में कितनी समस्याएं कैसी लगी हुई हैं। उन समस्याओं में क्या मेरा पति दूसरी बीवी रख सकता है? हमारी रोटी पूरी नहीं होती और तुम क्या बातें कर रही हो? मैं उस पर नाराज हो गई। दीदी, यही तो सोचने वाली बात है। कतर से आए हैं, इतना पैसा कहाँ गया? घर के समस्याएं क्यों नहीं ख़त्म हो रहे हैं? अब तो काम वाली भी रख दिए हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर घर के काम खुद ही करना पड़ता है। सोचो दीदी, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। आपके पति ने आपको तो फिर भी नहीं दिया, उन्होंने कहीं तो पैसे खर्च किए होंगे ना। कविता की बात पर मैं भी सोच में पड़ गई। जाहिर है मेरी जगह किसी और ने ले ली होगी, मैंने दिल में सोचा। मगर इतनी जल्दी मैं अपने पति के बारे में कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी बरसों की मोहब्बत थी। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, अजीब सा लग रहा था। तब मैंने कविता से कहा कि खुद से बातें करने की बजाय अच्छा है कि तुम किसी नर्स को ये दवा दिखा दो और फिर उससे राय ले लो, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। कविता को मैंने
दवा देकर ज़्यादा दूर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा दूर भेजती तो अगर अनूप घर आ जाते तो वह मुझ पर ही गुस्सा हो जाते। हमारे पड़ोस में एक नर्स रहती थी। मैंने कविता को वह दवाई देकर उस नर्स के पास भेजा। कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए। कविता फौरन चली गई। 1 घंटे बाद वापस आई तो उसका चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ था। क्या हुआ कविता, सब ठीक तो है ना? मैंने डरते डरते पूछा। हाँ दीदी, ठीक तो है, लेकिन उस नर्स ने जो बताया वह सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। कविता ने बड़ी बेबसी से शक्ल बनाकर कहा। क्या कहा नर्स ने? अब मुझे भी तो बेचैनी हो रही थी। दीदी, उन्होंने कहा कि ये दवा तो बाहर की औरतें इस्तेमाल करती हैं। इस इस्तेमाल करने से चेहरे और मुंह से बहुत खुशबू आती है और वह बड़ी दिल लुभाने वाली खुशबू होती है। उसे कोई औरत इस्तेमाल करे तो वह अपने पति के महबूबा हो जाती है। कविता की बात सुनकर मेरा रहा सहा हौसला भी जाता रहा, मगर उस बात पर सोचना भी फिलहाल बेकार था। हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके उन बातों को अपने सर पर सवार करती, तो मैंने उस बातों को अपने दिल से लगा लिया। मगर शक एक बार इंसान के दिमाग में घुस जाती है तो फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। अब मुझे अपने पति पर शक रहता था। मेरा तो चैन सुकून लुट गया था। मैं हर वक्त उन्हें शक की नज़रों से देखती थी। बार बार बातों बातों में पूछने की कोशिश करती थी कि कहीं उनका दूसरी शादी का इरादा तो नहीं है, जिस पर वे अक्सर मुझसे छूट जाया करते थे। एक दिन की बात है, मैंने कविता को दिन में एक और काम बताया। अनूप के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने उसकी जिम्मेदारी लगाई कि उसका पीछा करे और वे जहाँ जाते हैं, जिस घर में भी जाएं, मुझे उसकी पूरी जानकारी बताए। कविता को उस दिन मैंने कोई काम न करने दिया। घर के सारे काम खुद निपटा लिए। शाम के तकरीबन 3 या 4 बजे कविता घर पर आई। आज भी चेहरा उसका थोड़ा सा उतरा हुआ था। जैसे देखते ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मेरे पूछने पर कविता ने दिल हिला देने वाली खबर दी। कहने लगी कि मैंने अनूप का सुबह सुबह पीछा किया। उससे पहले मुझे एक बंगले में भी जाना था, मगर हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अनूप साहब एक बड़े बंगले में आए हुए थे। उस बंगले के साथ एक होटल भी था। उस होटल में तो मेरी जानकारी के मुताबिक ज़्यादा अय्याश लोग आते हैं। उनकी बातें और महफिलें बड़ी रंगीन होती हैं। उस होटल में हज़ारों रुपए एक रात में खर्च किए जाते हैं। आगे तो आप समझदार होंगी यहाँ किस तरह के लोग आते होंगे। मैं जानती हूँ आपके लिए ये खबर सुनना कोई आसमान टूटने जैसी बात होगी, मगर सच पर जितनी जल्दी यकीन कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। कविता की बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मैं उदास और चुप सी रहने लगी। मेरा पति रात गए तक वापस आता, कभी कभी तो उन्हें आते आते सुबह भी हो जाती। मेरा दिल अपनी ज़िंदगी से उजट गया था। लगता था जैसे ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है। शिकवा शिकायत भी ना कर सकती थी कि जब भी कोई बात करती तो अनूप बातों को गोल मटोल करके मेरे मुंह पर ही दे मारते। कहते तुम मुझ पर शक करती हो, मगर पति जितना भी बेवफा हो, औरत के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम नहीं होता। एक दिन सुबह के 4 बजे थे। अनूप का इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई थी। तब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जल्दी से उठकर फ़ोन उठाया तो एक आदमी ने घबराई हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या आप अनूप साहब की पत्नी हैं? जी हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। मैंने कहा, क्या बात है, सब ठीक है ना? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। आप इस जगह फला अस्पताल में जल्दी से आ जाइएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। घर से कुछ पैसों का भी बंदोबस्त करके आइएगा। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। घर में 5,000 रुपये ही पड़े थे जो मुझे अनूप ने कल ही रात दिए थे। मैंने जल्दी से अपनी नाइटी चेंज की और अपने आंसू पोंछते हुए माँ जी के पास चली गई। बेटे के बारे में सुनकर परेशान हो गई। हम दोनों भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे, भगवान हम पर कृपा करो। इसी वक्त एक रिक्शे वाला हमें अस्पताल की तरफ जाता हुआ मिल गया। हमारे पास पैसे खुले नहीं थे।
लेकिन हमारी मजबूरी देखते हुए हमसे उसने एक भी किराया नहीं लिया। हमने उसकी भगवान से प्रार्थनाएं करी और अस्पताल के अंदर चले गए। वहां जाकर क्या देखती हूँ कि मेरे पति के पट्टियों में बंधे हुए हैं। मैंने उनकी ये हालत देखकर रो पड़ी। जो आदमी खड़ा था वह हमें हौसला देने लगा। उनको क्या हुआ है, आपको कहाँ से मिले हैं, मैं उस आदमी से पूछने लगी। उस आदमी ने बताया कि अनूप सड़क पर अंधाधुंध भाग रहा था। उनको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और यूं जख्मी होकर गिर पड़ा। तब वह उन्हें अस्पताल ले आए हैं। वह आदमी हमें अजीब नज़रों से देख रहा था। जाते जाते उसने एक सफ़ेद रंग का थैला मुझे थमा दिया और कहने लगा, उसे रख लो, आपके लिए आपके पति की अमानत है। मैंने उस आदमी से थैला लेकर खोला तो उसमें औरतों के कपड़े थे जो काफ़ी रंगीन और खुशबूदार थे। उस वक्त मेरा दिल अजीब से अंदर में धड़क रहा था, मगर मेरा पति सीरियस कंडीशन में थे। मेरा कुछ कहना भी नहीं बनता था। मैंने वह थैली साइड पर रख दी और अपने पति की अच्छा होने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी हालत अच्छी है, मगर हम उनसे कोई परेशानी वाली बात ना करें, सिर्फ मिल सकते हैं। मैं जल्दी से उनके पास गई। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, मुश्किल से बोल पा रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी, यकीन दिलाया कि हम उनके साथ हैं। मगर अनूप बहुत परेशान थे, बार बार इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर दोबारा से बेहोश हो गए। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि उन्हें मामूली सी हार्ट अटैक भी हुआ है और उन्हें किसी भी परेशान करने वाली चीज़ से दूर रखा जाए। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने खुद को एक और आजमाइश में पाया, मगर मैं चुप रही। पति की दिन रात एक करके सेवा की। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखें। मैंने उस मुश्किल घड़ी में अपने जेवर भी बेच दिए। 25 लाख रुपए अनूप की बीमारी में लगा दिए। लेकिन जब से अनूप अस्पताल से घर आए थे, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी बांध ली थी। ऐसा लगता था जैसे कोई गहरे सदमे के लिए बैठे हुए हैं। मैंने उनका गम बांटने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे कुछ ना बताते, बस बिस्तर के होकर रह गए थे। ऐसे में एक दिन उनके दोस्त रवि ने फ़ोन करके बताया कि उनकी नौकरी दोबारा लग गई है। हमने भगवान के दरबार में नारियल फोड़ डाली। उस दिन मैंने अनूप के चेहरे पर वह खुशी देखी जो उन 6 महीनों में एक बार भी नहीं देखी थी। अनूप इस तरह चुप हो गए थे, कुछ भी न बताया। उनकी खुशी देखकर मेरे दिल में फिर से शक होने लगा, कहीं उन्होंने वाकई कतर में दूसरी शादी तो नहीं की हुई। मैं ये सोच सोच कर परेशान होने लगी। तभी तो इतने खुश हो रहे हैं, वरना कतर जाने का सोचकर कोई इतना खुश क्यों हो सकता है। घर वालों की दूरी कैसे अच्छी लगती है। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर फिर ख्याल आया कि अगर दूसरी पत्नी होती, वह इस हालत में उनका पता जरूर करती। वह दिन भी आ गया जब मेरे पति हम सबको छोड़कर परदेश जाना पड़ा। जाते जाते मम्मी जी को देखकर वह जज्बाती हो गए थे। मुझे उनका ख्याल रखने के लिए भी कह रहे थे। वह फिर परदेश लौट गए और मेरी आंखें एक बार फिर से उनके इंतजार में राहें तकने लगी। यूं कई साल गुजर गए। वह कई महीनों के बाद आते और वापस परदेश चले जाते। मैं उनकी राहें देखती रह जाती। शायद कुछ लोग उम्र भर के होते हैं। मैं भी उनकी ये बेवफाई भूल नहीं थी। वह बातें याद दिलाती थी, अभी तक मेरी यादों में जिंदा थी। मैंने अपने पति से चाहकर भी उस बारे में ज़्यादा बात न करती। मुझे डर सा लगता था कि अगर ये बात सच निकली तो मैं क्या करूँगी। बरसों बाद जब वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके विदेश से लौटे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन शाम को बैठे हम चाय पी रहे थे, अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे कि मैंने उनसे ये बात पूछ ही ली और साथ ही साथ वह किस्से कहानियाँ भी सुना दिए कि कैसे कैसे मैंने कविता के जरिए उनकी जासूसी करवाई और फिर सच पता लगाने के लिए डर से खुद ही चुप होकर बैठ गई। मेरी बात पर वह हंस पड़े और बोले, अफसोस है तुम पर, इतनी सारी उम्र एक बेसुकूनी और बेचैनी की ज़िंदगी गुजार ली जिसका सर से लेकर पांव तक कोई वजूद नहीं था। काश कि तुमने मुझसे एक बार पूछ लिया होता तो उस बात की नौबत भी नहीं आती जिसने तुम्हारे गले में फांसी लगा रखी। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ हौसला सा हुआ, मगर अब दिल में पहले जैसे जज्बात नहीं रहे थे।
फिर अनूप बताने लगे, जब मैं कतर से बेरोजगार होकर अपने वतन आया तो मेरे दिल में एक ही ख्वाब था कि मैं कैसे तुम्हारी वफा पर पूरा उतरूंगा, मम्मी जी के इलाज कैसे पूरा होगा, और फिर तुम जिस तरह ज़िंदगी की प्रार्थनाएं करती थी उसके बाद गरीबी की ज़िंदगी कबूल करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। यही सोचे जिन्होंने मुझे परेशानी में घेर रखा था। मैं दिन रात उसी फिक्र में गड़ा रहता था, समझ नहीं आती कि क्या करूं। नौकरी चले जाने के बाद मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तब एक दिन परेशानी में एक आदमी के पास बैठ गया। वह भी शायद मेरी तरह हालात का मारा था। मैंने उससे पूछा, ये क्या काम करते हो? उसने बताया कि वह एक होटल में वेटर है और उसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी सी है। फिर बातों बातों में उसने बताया कि वह जिस होटल में काम करता है वहाँ बड़ी बड़ी पार्टी होती हैं, लोग वहाँ गाने सुनने और अय्याशियाँ करने आते हैं। उसके अलावा वहाँ कसिनो भी चलाया जाता था, जिनकी वजह से वहाँ पैसों की बारिश होती थी, मगर फिर भी वह मामूली तनख्वाह पर गुजारा कर रहा था। वह कह रहा था कि उसका ज़मीर उस नौकरी को गंवारा नहीं करता, उसे उससे तसल्ली नहीं है। कुछ सोचकर मैंने उसे कहा कि तुम मुझे वहाँ ले चलो, शायद मेरा भी कोई काम बन जाए। मैं भी ये सोचकर वहाँ गया था कि मैं वहाँ क्या काम करूँगा। जब मैं होटल के मैनेजर से मिलने गया तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा काफ़ी जमाने का लगता था। उसने मुझे देखते ही वहाँ से उठने का कहा। एक अलग कमरे में जाकर उसने मेरा पूरा बायोडाटा लिया और बोला, क्या तुम गाना गा लेते हो? जी गाना? मैंने उससे हैरत से पूछा, हाँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत बारीक और सुरीली है। मुझे लगता है कि तुम एक औरत की आवाज़ में भी गाना गा सकते हो। बूढ़े की बात मुझे हैरानी में डाल दिया था। आप क्या कह रहे हैं? फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बरखुरदार, मेरी बात तो सुनो, यूँ गुस्सा नहीं करोगे, बूढ़े की बात सुनो। मैं मजबूर हो गया था। बूढ़े ने मुझे बताया कि वह पहले ही नज़र में मुझे पहचान गया था और अगर मैं उसकी बात मान लूँ तो मैं लाखों रुपए एक महीने में कमा सकता हूँ। बूढ़े की बात मानना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। उसने मुझे हुलिया बदलने और अमीर जादों के सामने गाना गाने के लिए कहा, मगर ये सब मेरे बस की बात नहीं थी। मेरा ज़मीर मुझे ये करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसी दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे पास और कोई काम नहीं था। मैंने उस काम पर अपना जी जान लगा दिया। गाना गाने में तो मैं बचपन से ही शौकीन था। बूढ़े की बात मानकर मैं अपनी रोजी रोटी कमाने में लग गया, मगर हर रात मुझे वही हुलिया बनाना पड़ता जिसका मुझे ऑर्डर दिया जाता। तुमको जानती हो, हमेशा से अपना ख्याल रखता था। मेरी रंगत साफ थी और हाथ भी नाजुक दिखते थे। बस इसी बात ने जल्द से मुझे होटल में मशहूर कर दिया। अब लोग खास तौर पर मेरा गाना सुनने आते और मुझ पर पैसों की बरसात करते, मगर मैं उस सब से खुश नहीं था। उस सब के बीच में मैंने अपने दोस्त से कतर जाने के बारे में बातचीत कर रहा था और उसने मेरा आधा काम कर लिया था, जिसके लिए मुझे थोड़े और रुपए की ज़रूरत थी। अब तो ये नौकरी मेरे लिए और भी ज़रूरी हो गई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर अब रियाज करने लगा। आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उसी बूढ़े अंकल ने मुझे एक दवाई दी, जिसके इस्तेमाल से मेरी आवाज़ और भी खूबसूरत हो गई। तब मेरे गाने के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। एक दिन की बात है, रात को गाना गाने के बाद मैं घर वापस आ रहा था कि कपड़े बदलने वाले रूम के पास मैंने आदमी को देखा। शायद वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। उनको पता था कि मैं यहीं आकर कपड़े बदल करता हूँ, या उन्होंने मुझे कहीं आते जाते देखा होगा। मैं उन लोगों के तेवर समझ गया था, मगर मैं वहाँ पर अपनी मर्दानगी का सबूत नहीं दिखाना चाहता था। वहाँ से जल्दी से खिसक गया। सोच लिया कि घर में या रास्ते में कहीं भी कपड़े बदल कर लूँगा, मगर उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। औरतों वाले कपड़ों में चलना मुश्किल हो रहा था। पहले तो मैं होटल में एक ही जगह पर खड़ा होकर गाना गाता था, मगर आज उन कपड़ों में मुझसे भागा नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था। जो मेरा पीछा कर रहे थे वे दो लोग थे। उनमें से एक आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता था। मेरी उस हकीकत से वो बिल्कुल भी अनजान था। अगर वह मुझे पहचान लेता तो यही कि यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती। भगवान ने मेरा पर्दाफाश नहीं किया।
और कोई गाड़ी मुझे मारकर चली गई। ये लोग भी घबरा कर पीछे हट गए। एक आदमी ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और आगे की कहानी तो तुम जानती ही हो। उस दिन जब मुझे चोटें आई तो मैंने भगवान से हजारों प्रार्थनाएं कर डाली थी कि मुझे इस परेशानी से बचा ले, मेरे लिए इज्जत और अच्छी नौकरी दे दे। फिर क्या, भगवान ने मेरी सब प्रार्थनाएं सुन ली और मुझे इस परेशानी से बचा लिया और मुझे इज्जत की नौकरी भी मिल गई। अनूप ने मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखों में आंसू भी थे और शर्मिंदगी भी थी और पछतावा भी। काश मैं अपनी ज़िंदगी के इतनी कीमती साल उसकी गलतफहमी की नज़र न करती तो ज़िंदगी कितनी खुशगवार होती। ये थी हमारी इमोशनल लव स्टोरी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।